हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, इसके सिम्टम क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको डायग्नोस डॉक्टर कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहली चीज़ जो जॉन्डिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जॉन्डिस कोई डिजीज़ नहीं है। ये बहुत सारे डिजीज का एक सिम्टम है। बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं जिनमें जॉन्डिस प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अगर वायरल या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है, या फिर गॉल ब्लैडर में, बिलियरी डक्ट में, बाइल डक्ट में, या फिर पैनक्रियाज में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लीवर कैंसर है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनमें पेशेंट को जॉन्डिस देखने को मिलता है। जॉन्डिस बहुत सारे डिजीज का सिम्टम है, तो इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट भी नहीं है। एक फिक्स ट्रीटमेंट से हर तरह के जॉन्डिस को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके कारण को पता लगा के ही इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी जो भी हेल्थ रिलेटेड अगली वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जॉन्डिस हाइपरबिलिरुबिनिया वो कंडीशन है जिसमें स्किन वाइट्स ऑफ आई, मतलब कि आंखों का जो वाइट वाला हिस्सा है, सफ़ेद वाला हिस्सा है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में बिलिरुबिन के लेवल के हाई हो जाने के कारण येलो हो जाता है। जॉन्डिस में हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। पर ये बिलिरुबिन आता कहाँ से है? आइए सबसे पहले बिलिरुबिन के बारे में जानते हैं। सबको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज की होती है, 120 दिन की होती है। उसके बाद ये जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटते हैं। रेड ब्लड सेल्स के टूटने पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बिलिरुबिन है ये लिपिड सॉल्युबल होता है। इसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। ब्लड में ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ अटैच होता है और लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद यह एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और उसके बाद ये कंजुगेट हो जाता है, और इस बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। जब भी बिलिरुबिन की रिपोर्ट कराई जाती है, जांच कराई जाती है, तो उसमें आपको दो तरह का बिलिरुबिन देखने को मिलता होगा। पहले डॉक्टर टोटल लिखते हैं कि टोटल कितना है, उसके बाद नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा होता है। तो ये इनडायरेक्ट आपको पता चल गया कि कंजुगेट होने से पहले, लीवर में जाने से पहले जो बिलिरुबिन होता है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, और लीवर में जाने के बाद ये कंजुगेट हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बन जाता है। उसके बाद ये बाइल डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में एज ए बाइल इकट्ठा होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने को पचाने के लिए बाइल का सिक्रेशन होता है, और ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पे ये इंटेस्टिनल फ्लोरा के साथ इंटेस्टिनल माइक्रोब इन्हें यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेजर पार्ट जो इसका है वो स्टूल के रास्ते बाहर आ जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इसी के कारण से जो स्टूल का कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। कुछ पार्ट इसका दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और लीवर में चला जाता है। थोड़ा बहुत जो हिस्सा बच जाता है, कुछ हिस्सा कह सकते हैं, वो किडनी में चला जाता है, जिसके कारण से जो यूरिन का कलर है वो येलोइश होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब हुई हूँ। अगर इन सारे प्रोसेस में कोई भी पॉइंट डिस्टर्ब होगा, शुरू से बिलिरुबिन बनने से लेके बिलिरुबिन के एक्सक्रीट होने तक कोई भी पॉइंट अगर डिस्टर्ब होगा, तो फिर बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल 0.2 से 1.2 mg/dl होता है। अगर ये 2 से ज़्यादा है तो फिर इसे जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस की रिपोर्ट अब आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख के समझ में आ जाएगा कि लीवर के पहले की प्रॉब्लम है या लीवर के बाद की प्रॉब्लम है। थकान, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी, चक्कर, पीठ दर्द, सर में दर्द, इसके अलावा जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। आंखों के जो वाइट हैं वो भी येलो हो जाते हैं, येलोइश स्किन होता है, येलोइश यूरिन होता है, कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जॉन्डिस कितने तरह का होता है? या 3 तरह का जॉन्डिस देखने को मिलता है, प्री हेपेटिक या फिर हेमोलिटिक, इंट्रा हेपेटिक, हेपेटिक
या फिर पोस्ट हेपेटिक, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। सबसे पहले प्री हेपेटिक जॉन्डिस की बात करते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस एक्सेसिव आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण होता है, जिसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ही ज़्यादा बनता है और लिवर उतने सारे जो बिलिरुबिन है उनको कंजुगेट नहीं कर पाता है। सबके अपने काम करने की कैपेसिटी है, अब किसी को भी वर्कलोड ज़्यादा दे दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। जितने बिलिरुबिन को लिवर कंजुगेट कर देता है वो तो एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कंजुगेट नहीं हो पाते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रह जाते हैं और जॉन्डिस काज करते हैं। यह थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमेटोमा, हेमोलिटिक एनीमिया या फिर मलेरिया जैसे केस में देखने को मिलता है। ऐसे केस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हाई आता है और एलएफटी अक्सर ही ऐसे केस में नॉर्मल आता है। सेकेंडरी हेपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस, इस केस में जो भी लिवर के सेल हैं वो या तो किसी कारण से डैमेज हो जाते हैं या फिर डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसके कारण से हेपेटिक जॉन्डिस डेवलप होता है। ऐसा इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, अल्कोहल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग के कारण ये जो जॉन्डिस है वो डेवलप हो सकता है। ऐसे केस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है और जो एलएफटी है वो भी डिरेंज आता है, इम्पेयर्ड आता है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इस जॉन्डिस में किसी भी कारण ब्लॉकेज के कारण जो बिलिरुबिन कंजुगेट हुआ है वो बाइल डक्ट से प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता है और फिर बिलिरुबिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ता है। यह मोस्ट कॉमनली गॉल ब्लैडर स्टोन, पैनक्रियाटिक बाइल डक्ट कैंसर या फिर पैनक्रियाटाइटिस जैसे केस में देखने को मिलता है। इस केस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है और एलएफटी या तो नॉर्मल आता है या फिर थोड़ा बहुत इम्पेयर्ड आता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसा कि कारण फिक्स नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट भी फिक्स नहीं है। इसका जो भी कॉज है उसको मेनली रिमूव करके ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हेपेटाइटिस के केस में एंटीवायरल ड्रग और स्टेरॉइड देते हैं। अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसको सर्जिकली ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं। एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस को या फिर आयरन की थेरेपी से, अगर बहुत आयरन का लेवल ठीक है तो आयरन की थेरेपी से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के ट्रीट करते हैं। अगर ये किसी ड्रग के कारण हुआ है तो फिर उस ड्रग को चेंज करते हैं, उसका जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको देते हैं। रेस्ट करने से लिवर जल्दी ठीक होता है तो डॉक्टर ऐसे केस में आपको रेस्ट एडवाइज करते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डॉक्टर सबसे पहले आपको फिजिकली एग्जामिन करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद कुछ लैब टेस्ट जैसे सीबीसी, एलएफटी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी जैसी जांचें भेजते हैं। डॉक्टर आपके लीवर को चेक करते हैं। अगर उन्हें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है तो फिर इमेजिंग टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर ईआरसीपी आपको एडवाइज कर सकते हैं। लीवर का बायोप्सी भी डॉक्टर आपको एडवाइज कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर चेक करते हैं कि किसी तरह का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या फिर कैंसर जैसी कोई परेशानी तो नहीं है। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका कारण फिक्स नहीं है, इसलिए आपको कोई भी फिक्स प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं बताए जा सकते हैं। कुछ जनरल टिप्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेनली आपके लीवर से रिलेटेड है, तो लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करके मेन एम यही रहता है कि आपको अपने लीवर को हेल्दी रखना है। ऑब्स्ट्रक्शन और कैंसर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के आप लीवर को हेल्दी रख सकते हैं और वायरल हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। बैलेंस डाइट लेना है, बाहर का खाना नहीं खाना है और आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। अननेसेसरी कोई भी ब्लड टेस्ट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की ज़रूरत नहीं है। कंटामिनेटेड निडल भी एक से दूसरे को हेपेटाइटिस स्प्रेड कर सकती है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ नहीं करना है। वाटर और फूड दोनों पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से इसे एक लाइक दे दें और इन्हें और लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ और जॉन्डिस के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू।